जिंदाबाद साथियों। मैं सुनील चौहान जनफोरम इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। अ, आज फिर से एक अहम विषय को लेकर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। पूरे दुनिया की एक विषय पे सभी एक देश पे सभी का लक्ष्य केंद्रित है। वो देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता आ चुकी है। ये विषय लेकर आज हम जनफोरम के माध्यम से आप सबसे मिल रहे हैं। आप सभी को पता है जनफोरम एक निर्भय, निष्पक्ष और निर्वैर भावना वाले हितचिंतकों का एक विचार मंच है। और इस विचार मंच के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामान्य जनता हो, उनको जागरूक करना, सजग नागरिक तैयार करना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आज का विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, इसकी आप हम कोशिश करेंगे और ये वीडियो आप शेयर करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही अहम व्यक्ति, मान्यवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पुनियानी सर। राम नमस्कार। पुनियानी सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। राम सर को बहुत सारे सब लोग जानते ही है। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। जनफोरम के बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में सर जुड़े हुए हैं। सर लेखक है तथा कम्युनल हार्मनी पे बहुत बात रखते हैं, काम करते हैं। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनका इस विषय पे बहुत अभ्यास है और काम करते हैं। कुछ किताबें भी उन्हें इस विषय पे लिखी है, जिस प्रकार से डिकस्ट्रक्टिंग इन टेररिज्म, टेररिस्ट वायलेंस, गॉड पॉलिटिक्स हो, या फिर अयोध्या का विषय हो, या फिर कम्युनलिज्म हो, पार्टीशन, इंडो पाक रिलेशंस एंड कश्मीर। इस प्रकार के बहुत सारे किताबें राम पुनियानी सर ने प्रकाशित की है। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ बहुत सवाल धन्यवाद आपका। लोगों के मन में है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता हस्तांतरित हुई है, और इस सत्ता हस्तांतरित होने के बाद लोग डरे हुए हैं। और वहां के नागरिकों की क्या स्थिति है, वो सोच के भी लोग हैरान है कि वहां की महिलाओं की, लड़कियों की, या फिर स्कूल, ये सारी चीजों की क्या हालत होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि लोग प्लेन पकड़ पकड़ के या फिर लटक रहे हैं। 3 लोग तो गिर के मर चुके हैं। इस प्रकार की जब हम वीडियोस देख रहे हैं तो वहां की क्या गंभीर स्थिति है, हम वो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये विषय को शुरुआत करने के पहले पहला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सर, ये जो तालिबानी लोग हैं, ये उनका जी बैकग्राउंड क्या है कि लोग इतना डर रहे हैं। और उनकी धार्मिक या फिर राजनीतिक विचारधारा क्या है, उनका उगम स्थान कहाँ से, किस प्रकार से हुआ है, ये हम जानना जी चाहते हैं सर। जी वो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और आज ये बहुत ज्वलंत सवाल सवाल है जो बहुत लोगों के मन में अलग अलग प्रकार से चल रहा है। और जैसे कई लोगों ने इसका स्वागत किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है गुलामी का पीरियड खत्म हो गया है। कई मुस्लिम लोगों को भी लगता है कि ठीक है, हम लोगों की सत्ता आ गई। पर इसके पहले हमको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझना चाहिए कि तालिबान अचानक हवा में से नहीं टपके हैं। तालिबान का उगम काफी पुराना है। और पहले बात आप एक ख्याल रखिए कि ये चीजें अफगानिस्तान में हो रही हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ ऐसे देश हैं जहाँ तेल के कुओं की भरमार है। इस बात को आप जरा ख्याल रख के हम आगे चलें कि जैसे मैं आपका इशारा आपको इस तरफ सोचने को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो साम्राज्यवादी देश होते हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज होती हैं, उनको संपत्ति, कच्चा माल और खासतौर से आज तेल की बहुत जो दुनिया में डिमांड है, उसके आधार पे उसको एक थोड़ा बैकग्राउंड में रखिए आप इस बात को चलते हुए। नंबर एक। नंबर दो, अफगानिस्तान में जो पहले सत्ता थी, वो सत्ता में ट्राइबल्स बहुत हैं। ट्राइबल, और वो ट्राइबल्स के अपने अपने तरीके हैं, बहुत वो उग्र होते हैं। उनका कल्चर एक अलग प्रकार से है। और वहाँ लैंडलॉर्डिज्म, यानी जो जमींदारी प्रथा है, ये बहुत स्ट्रांग थी। तो इस जमींदार प्रथा से निपटने के लिए
जो अलग अलग राज्य सत्ताएं आती रही हैं। अलग अलग राज्य सत्ताओं में एक बार वहाँ प्रो लेफ्ट गवर्नमेंट आई, लाल परचम पार्टी, रेड फ्लैग पार्टी ऐसी आई, और वो वहाँ जमीन सुधार के लिए काम करने की कोशिश कर रही थी। जब वो जमीन सुधार के लिए काम करने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ के जो जमींदार लोग थे और दूसरे लोग थे, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने इस सरकार पर, जो लैंड रिफॉर्म्स और गरीबों के अधिकार दिलाना चाहती थी, उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दिया। अब ये सरकार के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सके, तो उन्होंने एक निर्णय लिया जो बहुत मेरे ख्याल से ऐतिहासिक रूप से गलत निकला। और वो निर्णय था कि रशिया की आर्मी को बुलाना। उस समय आपको पता होगा, रशिया में कम्युनिज्म था। रशिया में, अब कम्युनिज्म की अलग परिभाषा है, वो कभी हम अलग से बात करेंगे, पर मुख्य रूप से वहाँ कम्युनिस्ट रेजिम था। और कम्युनिस्ट रेजिम इन बातों को समर्थन करने के लिए तैयार था कि कोई प्रगतिशील गवर्नमेंट है। वैसे आप देखिए, उस जमाने में जितने भी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन हुए हैं, ज्यादातर रशिया ने उनका नैतिक समर्थन किया है, दूसरे तौर से भी समर्थन किया है। तो यहाँ यहाँ थोड़ा मामला ज्यादा हो गया। यहाँ मामला ज्यादा हो गया। रशिया ने एक जो गलत काम किया वो ये था, यहाँ अपनी फौज को भेज दिया। तो उससे एक अमेरिका को बहाना मिल गया कि इस क्षेत्र में अगर रशिया का वर्चस्व होगा, तो ये क्षेत्र तो तेल के भंडार में बहुत धनी है, तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा। अब रशिया के सामने, जैसे रशिया की फौज आई, अमेरिका का तो आपको पता है कि जहां जरूरत पड़े फौज भेजता रहता है। अभी पिछले 25-30 साल में आप देखें तो कितने देशों पर उसने हमला किया है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर उस समय रशिया के सामने एक प्रॉब्लम क्या था, सॉरी, अमेरिका के सामने प्रॉब्लम क्या था, कि अमेरिका की फौजें, उनका मनोबल, मोरल बहुत गिरा हुआ था। गिरा हुआ क्यों था? क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम में अपनी फौज भेजी। वियतनाम में हो ची मिन की सरकार आ रही थी और वो कम्युनिस्ट के आधार पे आ रही थी। तो अमेरिका ने कहा ये तो बहुत खराब बात है, तो उन्होंने अपनी फौज भेजी। और वहां वियतनाम के लोगों ने अमेरिका की फौज को बुरी तरह से हरा दिया। अब ये फौज हार गई, तो पर अमेरिका के शासक बड़े चालाक, उन्होंने ठीक है, हम अपनी फौज को अगर नहीं भेज सकते तो क्या हो गया, हम एशिया के मुसलमान नौजवानों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाएंगे। ये उन्होंने एक नीति तय की और उसके चलते तीन चीजों को मिलाया। एक, जो सऊदी अरेबिया में एक प्रकार का कंजर्वेटिव, दकियानुसी, पिछड़ेपन का इस्लाम था, उसको उन्होंने लिया। उस इस्लाम में खास तौर से दो बातें थी कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता उसको काफिर माना जाता है, काफिर को मानना जिहाद कहा जाता है, और जिहाद के लिए संघर्ष करना मतलब जिहाद के बाद मारे भी गए तो क्या प्रॉब्लम है, सीधा आप अल्लाह के पास जाओगे, जहां बहत्तर बहत्तर कुंवारी लड़कियां आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। तो ये एक उनका जो था, ये एक मॉड्यूल अमेरिका ने पिकअप किया। और याद रखिए, ये मॉड्यूल कोई मुस्लिम देश में नहीं बनाया गया, ये मॉड्यूल बनाया गया वॉशिंगटन में। और जब ये मॉड्यूल बना, तो मॉड्यूल को लगाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 3-4 मदरसों का चुनाव किया। और वो मदरसों में एशिया के मुसलमान नौजवानों को इनवाइट किया, आप आइए, आपको यहाँ शिक्षा दी जाएगी। तालिब यानी विद्यार्थी, तालिबान यानी जो विद्यार्थियों का ग्रुप है, ऐसा हम बनाएंगे। तो पाकिस्तान के 3-4 मदरसों में इस प्रकार की ट्रेनिंग को देना शुरू किया। और वो ट्रेनिंग में ज्यादातर मुसलमान नौजवान थे, एशिया के थे। और उनका मॉड्यूल बहुत सरल था। सरल था कि भाई देखो भाई, हमारे मुस्लिम अफगानिस्तान पर रशियन के कम्युनिस्टों ने आक्रमण किया है, ये कम्युनिस्ट काफिर हैं, इनको मारना जिहाद है, और अगर जिहाद में हम मारे भी गए तो क्या प्रॉब्लम है। ये उनको ट्रेनिंग दी गई एक तरफ से। और इसी के साथ साथ इसका पूरा खर्चा अमेरिका ने उठाया।
अमेरिका ने तालिबान की ट्रेनिंग से लेकर अल-कायदा के बनने तक, जो एक किताब है महमूद ममदानी की, उसमें CIA के डॉक्यूमेंट को कोट करके वो बताते हैं कि अमेरिका ने इनको ट्रेन करने के लिए $8,000 मिलियन और 7,000 टन हथियार ये लगाए। $8,000 मिलियन इनको दिए और 7,000 टन बाद में हथियार दिए, और हथियारों में लेटेस्ट स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी शामिल थी जो टारगेट को मार करती है। तो यहां से तालिबान की शुरुआत हुई और ये ग्रुप गया, ये ट्रेन हो गया, ये ग्रुप ट्रेन हो गया, और इसी के बीच में से बाद में अल-कायदा निकला। और अल-कायदा का लीडर तो वो ओसामा बिन लादेन, जिसको बाद में अबोटाबाद पाकिस्तान में मारा गया। तो ये तालिबान जब अफगानिस्तान गए तो उन्होंने सिविल वॉर करके चालू किया। तो लोकल जो ताकतें थी रशियन फौजों के खिलाफ और तालिबान और बाद में दूसरे एलिमेंट मिलके इन्होंने रशियन फौजों को हरा दिया। मैं साल भी आपको बता दूं, 1979 में रशिया ने ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को, और उसके बाद से ये एक्चुअली अमेरिका की प्लानिंग पहले से थी कि हमको मुसलमानों के अंदर कंजर्वेटिव लोगों को डेवलप करना है। अभी आप ये जरा ख्याल कीजिए, हम अमेरिका के बहुत गुणगान गाते हैं, हर एक देश को हम अच्छा बोलना चाहिए, पर अमेरिका का मुद्दा क्या था? एक तरफ से डेमोक्रेसी की बात करना, विश्व फ्री होना चाहिए बात करना, और दूसरी तरफ से ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना जो फंडामेंटलिस्ट है, जो अपने धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। अब यहां मैं बता दूं कि जैसे हम गांधी के रास्ते पे चलते हैं, धर्म तो हमारे लिए प्यार का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है। तो इनको जो सिखाया गया और उसके आधार पे तालिबान ट्रेन हुए। अब तालिबान ट्रेन हुए और इन्होंने जो बाद में 9/11 की घटना हुई उसमें जिसका भी हाथ हो, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के बाद एक ट्वीट किया था, या नहीं, वीडियो रिलीज किया था। ट्वीट तो आज के जमाने में आ गया, उस समय वीडियो रिलीज किया था उसने। वीडियो में ओसामा बिन लादेन ने अपनी खुशी जाहिर की, 9/11 हुआ, 3,000 बेगुनाह 3,000 लोग मारे गए, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा और होना चाहिए। तो यहीं से मेरे कान खड़े हो गए कि 9/11 की घटना में जो 3,000 लोग मारे गए वो तो बेगुनाह थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उनको मारने पर आप खुशी मना सकते हैं क्या? पर ओसामा बिन लादेन उनके मारने पर खुशी मना रहा है। तो वहां मुझे कुरान की वो आयत याद आई, 5:32, वो क्या कहती है? कुरान में क्या कहती है? अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो ये पूरी इंसानियत को मारने के समान है। ये कुरान के सिद्धांत को उन्होंने अलग रख दिया और उस रास्ते पर चल पड़े, और जहां उनके कंधे पर बंदूक है, हाथ में बॉम्ब है, और इस प्रकार से तालिबान ने बाकी लोगों से मिलके, रशियन फौज हार गई, रशियन फौज निकल गई 1989 में, और तालिबान ने अपने बंदूक के जोर पे ट्राइबलिज्म के माध्यम से अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर अपने कब्जे जमा लिए। भाग एक। भाग दो, अब इनके कब्जे जमाने के बाद जब 9/11 2001 की घटना हुई तो उसके बाद अमेरिका ने इनको कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को हमको सौंप दो, नहीं तो हम आपको ये ठीक नहीं होगा। इन्होंने कहा भाई, एक बात इन्होंने सही कही कि आप अगर सबूत देते हो कि ये 9/11 की घटना ओसामा बिन लादेन ने करवाई है, उस पर मुकदमा चलाओ, तो हम आपको सुपुर्द कर देंगे। खैर, अमेरिका का अपना तरीका रहता है। इस बहाने उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया। अब यहाँ मेरी थोड़ी विचार ऐसी है कि 9/11 की घटना एक बहाना थी जिसके आधार पे अमेरिका अपनी फौजों को वेस्ट एशिया के एरिया में डाल सके। तो अमेरिका की फौज आई, अमेरिका की फौज ने तालिबान को पीछे कर दिया। अब तालिबान खड़ा तो हुआ अमेरिकन नीतियों के कारण, पर अब जो तालिबान का रोल है वो अमेरिका के
इसके खिलाफ है, तो उन्होंने इसको पीछे ढकेल दिया। और उसके पीछे मुख्य कारण है, इसके बाद अमेरिका ने लगातार, जैसे इराक पे हमला किया, इराक का बहाना किया कि इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, कुवैत की आज़ादी के लिए उन्होंने इराक पर हमला किया, तो इराक को भी पूरा एक प्रकार से बर्बाद कर दिया गया। और ये घटना आपने देखनी चाहिए कि इन चीजों के बाद उस एरिया का कितना तेल अमेरिका लेकर गया। पाइपलाइनें बिछाई गई, तेल के बड़े बड़े भंडार उस तरफ लिए गए, और दूसरी तरफ से ये भी मैं यहाँ दोनों प्रकार की बात करता हूँ। नंबर एक कि तालिबान बाद में 2000 इस दौरान जब सत्ता में था, बीच बीच में वो सत्ता में आता रहा, वो एग्जैक्ट साल में छोड़ देता हूँ, सत्ता में आते रहा, इसी की गोद में अलकायदा भी पनपता रहा। पर तालिबान का जो कंजर्वेटिज्म था, दकियानूसी, वो बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। और कुरान के नाम पे, एक्चुअली कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में मेरा तो समझ बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मेरे जो दोस्त और गुरु थे असगर अली इंजीनियर, उनसे मैंने बहुत सीखा। उसमें जेंडर जस्टिस की भी बात है, शांति की भी बात है, अहिंसा की भी बात है, बेगुनाह लोगों पर दया करने की भी बात है, ये सब बातें हैं। पर तालिबान ने उसमें से वही चीजें चुनी जो उसको सूटेबल लगती थी। इसलिए सबसे पहले जब उन्होंने स्त्रियों को कहा कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा बिना पुरुष को साथ में लिए, अगर आप दिख गए, बालकनी में भी दिख गए, तो आपको शूट कर देंगे, और सामाजिक क्षेत्र से स्त्रियों को पीछे हटा दिया। सुनील जी, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 1960 और 70 में अफगानिस्तान में औरतें, लड़कियां यूनिवर्सिटीज में जाके बहुत पढ़ाई अच्छी कर रही थी। पूरे वेस्ट एशिया में आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे फोटो हैं, मॉडर्न ड्रेस, स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। और इराक में, जो बाद में तो इराक पे भी हमला हुआ, इराक में जी तो यहां तक था कि इराक में सद्दाम हुसैन, उसकी जो भी खराबियां हो उसको मैं तारीफ नहीं करना चाहता, पर एक बात बताना चाहता हूं कि इन देशों में भी स्त्रियों ने बहुत प्रगति की। और खास तौर से जैसे मैंने अफगानिस्तान की बात बताई, 1960-70 में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में लड़कियां स्कर्ट पहन रही हैं, घूम रही हैं। फिर इराक में तो एक मैं आपको निजी घटना बताऊं, मेरे एक आईआईटी के पुराने कलीग गए वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, तो आप देखिए जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के ज्यादा होते हैं। जी तो 1980 के दशक की वो बात बता रहे हैं कि इराक में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। वो बहुत हैरान हो गए। तो खैर, ये एक बात हमें देखना चाहिए कि इन्होंने इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन किया कि भाई औरतों ने पर्दे में रहना चाहिए, बुर्का लगाना चाहिए, किसी पुरुष की उपस्थिति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, ये औरतों के ऊपर। देखिए, धर्म के नाम की राजनीति दो टारगेट्स करती है। एक टारगेट करती है दूसरे धर्म के लोगों को, जैसे भारत में हो रहा है ज्यादा। दूसरा जी टारगेट करती है औरतों को, जहां दूसरे धर्म के लोग ज्यादा नहीं है, वो औरतों को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो यहाँ भी औरतों को बहुत टारगेट किया गया। कितनी औरतें मारी गई जो बालकनी में खड़ी थी, और समाज के क्षेत्र से वो विड्रॉ हो गया। दूसरी बात सुनिए, तालिबान ने कई पुरुषों को भी सजा दी। क्यों सजा दी भाई? आपकी जो दाढ़ी है वो हमारे इस्लाम के अनुरूप नहीं है, आप जिस प्रकार से नमाज नहीं पढ़ते हो वो हमारे इस्लाम के अनुरूप नहीं है। तो ये जो दकियानुसीपन उन्होंने पूरी तौर से अफगानिस्तान पे लादने की कोशिश की। और इसके बारे में जब बाद में खैर अमेरिकन आर्मी आई, अमेरिका ने वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की। और अमेरिका ने जब स्थानीय गवर्नमेंट को प्रमोट करने की, पर अमेरिका अल्टीमेटली, उसको दूसरे देशों की भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ये बात याद रखिए, कोई भी साम्राज्यवादी देश हो, वो आएगा इस बहाने कि भाई हम आपकी भलाई करने आ रहे हैं, जैसे इंग्लिश ब्रिटिश लोग यहाँ आए और जी अमेरिकन इंपीरियलिज्म पूरा वेस्ट एशिया में गया। जहां जाते हम्म, हैं वहां अपना निचोड़ लेते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं।
तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये जो फंडामेंटलिज्म विकसित हो रहा है। इसी दौरान एक और बहुत दुखी घटना हुई कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी 2, ये मूर्तियों को तालिबान ने तोड़ा। जी। पूरी दुनिया के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपको पैसा देते हैं, आपको जो चाहिए देते हैं, पर मूर्तियों को हाथ मत लगाइए, ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। पर उन्होंने इस बात को नहीं सुना। तो तालिबान ने इस आधार पे समाज में अपने आधार को विकसित करने की कोशिश की। और ये जब उन्होंने विकसित किया, उसके बाद फिर अलकायदा के लोग भी आ गए। तो अलकायदा इनकी गोद में ही पल रहा था। अब अमेरिका का बीच में क्या था, अमेरिकन आर्मी आई, उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। और आपको याद होगा मेरे ख्याल से 2011 में एबोटाबाद पाकिस्तान में जी। ओसामा बिन लादेन को मारा गया। उसके बाद भी अमेरिकन आर्मी विड्रॉ नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस, लोकतांत्रिकरण की प्रोसेस के बारे में अमेरिका ने कुछ नहीं किया। तो क्या होगा, तालिबान के वैचारिक डर से लोग चलते रहेंगे। वो वैचारिक डर वहां अफगानिस्तान में चलता रहा। और उसके चलते बाद में अमेरिका के अंदर घर का प्रेशर है कि हमारी फौज यहाँ कितने दिन रहेगी, हमारे हम्म। लड़के कितने दिन यहाँ रहेंगे। तो वो प्रेशर वहां के प्रेसिडेंट्स पे था। तो फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौता किया कि हम 14 महीने में यहाँ से निकल जाएंगे, और आप उसके बाद आपको आपको आप धीरे धीरे आप राज्य पे आ जाइए। और उन्होंने उसके उस समय भी वहाँ जो स्थानीय गवर्नमेंट बन रही थी, जो अभी वहाँ का प्रेसिडेंट भाग गया, लोगों को किस्मत के भरोसे छोड़ के भाग गया। छोड़ के भाग हेलीकॉप्टर गए। में पूरे हेलीकॉप्टर में पूरा पैसा पैक कर लिया और भाग गया। ये देखिए क्या क्या करप्शन की लिमिट देखिए उन सही चीजों बात। पर। क्योंकि ये सिविक नॉर्म्स वहां डेवलप करने में अमेरिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसको क्या इंटरेस्ट था कि हमारी तेल की जो पाइपलाइन बन रही है इराक से समुद्र तक और अफगानिस्तान से समुद्र तक, वो पाइपलाइन बनती रही। बाकी समाज में जो होगा, उन्होंने तालिबान का वैचारिक विरोध, जो उनके धर्म की गलत समझ है, उसका विरोध वो कभी नहीं किया। तो समाज में इनकी जड़ें जड़ें अब देखिए, जहां बंदूक होती है वहां विचार आसानी से खड़े नहीं रह सकते। तो बंदूक के सामने अफगानिस्तान के एक बड़े समाज ने चुपचाप रहे, और वो इस प्रकार के अत्याचार को सहते रहे। और अमेरिका ने वहां तक कुछ नहीं किया। अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि घर का प्रेशर है, वहां उनके वोटर्स बोल रहे हैं हमारे लड़के अफगानिस्तान में मर रहे हैं, कब तक मरेंगे, तो निकालना है। और अपना काम भी हो गया है, तेल की पाइपलाइन बिछानी थी, वो काम भी हो गया है। तब इनको जाने दो ना, मरने दो इनको, अपना क्या करना है करके हमें हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उनमें एक बात कॉमन रहती है। एक बात कॉमन क्या है कि भाई दुनिया के कच्चे माल, खास तौर से तेल पर अपना नियंत्रण बना रहना चाहिए। और वो इसके माध्यम से उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो ये है तालिबान के उगम की कहानी। यहाँ आप जी। देखिए कि अफगानिस्तान का जो समाज 1960 में 70 में लोकतंत्र की तरफ जा रहा था, प्रगति करने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब ये मुद्दे आए और जमीन का सवाल आया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आया, उसके बाद अमेरिका ने जिस प्रकार से तालिबान, अब देखिए तालिबान खड़ा किया, तो मैंने बताया 3 फैक्टर हैं उसमें, कोई एक फैक्टर नहीं है। एक तो हम्म। इस्लाम की समझ जो सऊदी अरेबिया से लाई गई, जी। दूसरा पाकिस्तान के 2-3 मदरसे, और तीसरा हम्म। अमेरिका की प्लानिंग और अमेरिका का कोऑर्डिनेशन। इस बात को देखिए। अब अंतिम बात यहाँ मैं जो बताता हूँ आगे आपके सवाल लेने के पहले, वो ये है कि 9/11 के बाद अमेरिकन मीडिया ने एक शब्द को बनाया, और उसके पीछे पूरी दुनिया ने उस शब्द को माना। क्योंकि एक क्या रहता है कि जिसके पास प्रचार के साधन ज्यादा रहते हैं, वो अपनी उसके लोग मानने लगते हैं। अब आप सुनील चौहान जी चैनल चला रहे हैं, 800 तक लोगों तक जा रहे हैं, 8,000 लोगों तक चले जाएंगे,
1 लाख लोगों तक चले जाएंगे। देश में 126 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, उसके तक कौन पहुंचेगा वो देखिए। पर अमेरिका की जो रीच है मीडिया के माध्यम से बहुत स्ट्रांग है। अमेरिकन मीडिया ने 9/11 के बाद एक शब्द बनाया, वो शब्द था इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लामिक आतंकवाद। अब आप देखिए, आतंकवाद का धर्म होगा। से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, आतंकवाद करने वाले महात्मा गांधी का मर्डरर भी एक आतंकवादी था, जी। इंदिरा गांधी का मर्डरर भी आतंकवादी था, जी। राजीव गांधी का मर्डरर भी आतंकवादी था। और 1958 में जब श्रीलंका में बुद्ध भिक्खु की हत्या बुद्ध भिक्खु की हत्या सॉरी श्रीलंका में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री की हत्या एक बुद्ध भिक्खु ने की, वो भी आतंकवादी था। और दुनिया का जी। सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो रहा है वो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसके एक कार्यकर्ता ने राजीव गांधी को मारा। यानी अब दुनिया में आतंकवाद की घटनाएं बहुत कारणों से होती रही हैं, अमेरिकन मीडिया ने उसको इस्लाम से जोड़ दिया। तो मैं दोनों साइड बोलना चाहता हूं, एक कि इस्लाम का आतंकवाद से लेना देना नहीं है। अब आपके सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि वेस्ट एशिया, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं? सोचिए, सबसे ज्यादा मुसलमान हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, ओके। हम्म। करेक्ट। अगर जी। इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा आतंकवादी कहाँ होना चाहिए? इंडोनेशिया इंडोनेशिया। में। वहां तो नहीं है। ज्यादा आतंकवादी कहाँ है? उस एरिया का जरा स्टडी कीजिए। वो एरिया में नंबर 1 इस्लाम को मानने तेल। वाले ज्यादा हैं, नंबर हम्म। 2 तेल के कुएं ज्यादा है, तेल को और नंबर ज्यादा। 3 आतंकवाद ज्यादा है। तो जी। आतंकवाद को तेल के कुएं से तो स्वाभाविक जुड़ाव है, पर अमेरिकन मीडिया ने भटकाव करके तेल को पीछे रख दिया और इस्लाम और आतंकवाद को जोड़ दिया। तो ये इस कंफ्यूजन में हमारे समाज के लोग रहते हैं। और ये बताइए, दुनिया के 130 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, हम्म। उसमें कितने लोग अलकायदा को मानने वाले हैं? कितने लोग इस प्रकार का आतंकवाद करते हैं? कुछ हजारों की जी। संख्या में होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। पर इस्लाम को और आतंकवाद को जो हम्म। जोड़ दिया गया है वो हमारे पूरे मानव समाज के लिए बहुत खराब है, क्योंकि तभी से धर्म के नाम की राजनीति जगह जगह मजबूत हो गई है। और एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि धर्म के नाम की राजनीति वो इस्लाम के नाम पे आए, बुद्ध धर्म के नाम पे आए, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर आए, या हिंदू धर्म के नाम पे जो चल रही है, उसमें बहुत सारी समानताएं होती हैं। ये जी। राजनीति औरतों को बराबरी नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, समाज के कमजोर तबकों को दुय्यम दर्जे पे रखती है। नंबर 3, अगर वहां माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटीज को टारगेट करती रहती है। तो ये बैकग्राउंड है, जिसके बैकग्राउंड में मैं आपके सवाल को लेता हूं कि तालिबान का समाज में बेस है क्या। तो मेरा पहला जवाब यह है कि तालिबान का समाज में ज्यादा बेस नहीं है। जो है उनसे डर के है। जैसे मैंने आपको बताया, औरतों के प्रति किस प्रकार से उन्होंने रवैया अपनाया। इवन जी। पुरुषों के प्रति आपकी दाढ़ी उतनी लंबी नहीं है जितनी होना चाहिए, आप वैसे नमाज नहीं पढ़ रहे जैसे पढ़ना चाहिए। और पनिशमेंट तो उसमें एक ही है, उनके पास वो जो बड़ी वाली बंदूक है, वो सबका पनिशमेंट है। लोग इसलिए डर के भाग रहे। अगर उनका बेस लोगों में होता तो आपको ये सीन देखने पड़ते क्या नहीं कि नहीं। लोग एरोप्लेन के ऊपर बैठ रहे हैं, लोग एरोप्लेन के जी। चक्के को पकड़ के जा रहे हैं, लोग टरमैक पे भाग रहे हैं ऐसे जैसे अपना आजाद मैदान हो। तो पहली बात तो ये है, उनका बेस नहीं है, उनका डर है, उनका डर है। और अमेरिका के छत्र छाया में जो सरकार डेवलप हुई, वो उसका प्रेसिडेंट ने बता दिया कि उसको भी देश से कुछ लेना देना नहीं है, हेलीकॉप्टर में पूरा पैसा भर के वो भाग गया। तो अब अफगानिस्तान की एक्चुअली लोगों पर एक बहुत तरस आता है, और लगता है कहीं तो भी दुनिया में मैकेनिज्म होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस जैसा और कुछ, जो दुनिया में जहां भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो उसको रोक सके। अब देखिए, धर्म धर्म एक निजी मामला है। महात्मा गांधी यही कहते थे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं, पर वो मेरा निजी मामला है, सरकार पर मैं उसको नहीं ला दूंगा।
ये यूनाइटेड नेशंस से लेकर तो अच्छे अच्छे संविधान इस प्रकार की बात को करते हैं। पर ये जो तालिबान टाइप लोग हैं, ये धर्म के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं। और ऐसे कुछ लोग भारत में भी विकसित हो रहे हैं। ख्याल कीजिए, हमको सीखना चाहिए कि धर्म के नाम की राजनीति आखिर में आपको कहाँ ले जाएगी। जी आखिर में शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरे धर्म के लोग मारे जा रहे हैं, पर बाद में तो खुद का समाज ही। अब तालिबान से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? अफगानिस्तान के मुसलमानों को। अगर मुसलमानों को। उनको नुकसान नहीं होता तो इतना वो इस प्रकार से भागते नहीं। तो ये जी एक पहली बात हमें सीखने की जरूरत है कि धर्म के नाम की कोई भी राजनीति ये समाज को प्रगति के रास्ते पे नहीं ले जा सकती, नंबर एक। और नंबर दो, वो राजनीति पूरे उसी धर्म के लोगों का भी भला नहीं कर सकती। और इसलिए जो आपका पहला सवाल था कि तालिबान इतनी जल्दी सत्ता में क्यों आ गए, जल्दी सत्ता में इसलिए आ गए कि अमेरिका को जाने की जल्दी थी, नंबर एक। नंबर दो, उसने वहां के लोकतांत्रिक संस्थाओं को उतना मजबूत नहीं बनाया जितना बनाना चाहिए था। उनको इंटरेस्ट भी नहीं था। उनको जो इंटरेस्ट था, जी तेल के पीछे वो लगे रहे। इन दो कारणों से तालिबान फटाफट सत्ता में आ गए। और वो जो लोग राज कर रहे थे, उनको भी कोई गहराई नहीं थी समाज में। करप्शन एक तरफ, और जिसको बोलते हैं ना, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन। आप भारत के आजादी के आंदोलन में देखिए, इतने हमारे पास महान लीडर्स क्यों हुए? क्योंकि उनके पास एक विचारधारा थी। वो विचारधारा के आधार पे समाज में काम कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, आजादी के लिए काम कर रहे थे। और यहाँ क्योंकि जो लीडरशिप थी वो तुरंत कोलैप्स इसलिए हो गई क्योंकि समाज में उसकी जड़ें गहरी नहीं थी। तो इसलिए तालिबान वहां लगातार जल्दी से सत्ता में आ सका। जी, दूसरा आपका सवाल। अ, आखिरी सवाल पूछना है कि अभी थोड़ा समय है। तो जिस प्रकार से आपने बहुत ही सटीक और बहुत एंगल से बात बताई कि धार्मिक कट्टरता हो और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो तेल और दूसरी चीजों में, इसके लिए आज तालिबानी वहां पे सत्ता में आई है। अभी आ तो गए हैं, उनकी सत्ता लगभग आ चुकी है और अभी वो अपना कार्यक्रम वहां पे करेगी। लेकिन बात यह है कि वहां के अभी महिलाएं हैं या फिर वो, उनके बारे में ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है कि पहले तो आपने जिस प्रकार से बोला तो मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ इतना फ्रीडम था और आज उनकी स्थिति यह है। बहुत दुखद बात है। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ये जो अभी सत्ता में आए तो कुछ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या इंटरनेशनल स्तर का थोड़ा सा प्रेशर देखते हुए या फिर कुछ दिखावटें करने के लिए वो महिलाओं को और कुछ फ्रीडम्स देंगे, ऐसा लगता है? देखिए, अभी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो लोग ईमानदार नेशंस हैं, ईमानदार राष्ट्र हैं, जो वास्तव में दुनिया में लोकतंत्र को लाके, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आज का हम्म। सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हम सबको एक व्यक्ति के रूप में आजादी से जीने की स्वतंत्रता देता है। उसके आधार पे मेरे ख्याल से दुनिया के देशों में एक कमेटी बनना चाहिए। कमेटी इसलिए बनना चाहिए कि हम अफगानिस्तान के लोगों में नंबर एक, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे ला सकते हैं। उसके लिए हो सकता है अफगानिस्तान के तालिबान पर कुछ दबाव लाना पड़ेगा। और जैसा आप एक सवाल में कह रहे थे, क्या इतने 20 साल में तालिबान कुछ मैच्योर हो गए? हम उम्मीद हम्म। करें कि वो शायद अभी थोड़े ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। और अभी उनकी भाषा थोड़ी पहले से सुधर रही है। पहले जैसे भाषा उनकी एकदम रफ थी, वो भाषा से अभी थोड़ी सी भाषा परिष्कृत हो रही है। और ये उम्मीद करें कि ये आठ कुछ एक कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी तालिबान से जाकर डायलॉग करे। और उसमें जो नई सत्ता हो, उसमें स्त्रियों की भी भागीदारी हो। हाँ, अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसे भारत में धर्म के नाम की राजनीति, उसका सबसे बड़ा नुकसान अभी अल्पसंख्यकों को हो रहा है। तालिबान जी और जैसे देशों में जो धर्म के नाम की राजनीति है, उसका सबसे बड़ा मुसलमान नुकसान महिलाओं, स्त्रियों को हो रहा है। तो उनकी सरकार में स्त्रियों की जगह होना चाहिए। और अगर स्त्रियों की जगह वो नहीं देते तो दुनिया की तरफ से उनके ऊपर एक नैतिक दबाव, नैतिक प्रेशर
और जगह जगह इस प्रकार का एक उनको समझाने की कोशिश पूरी पूरी होना चाहिए कि एक सही इस्लाम क्या है। दूसरी बात ये है कि वो सब चीज इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं। और जी मेरा विश्वास है जो मैं असगर अली इंजीनियर साहब से सीखा कि इस्लाम में ऐसे कोई चीज नहीं है जो आप जबरदस्ती से दूसरे से कराएं। इस्लाम में एक वाक्य ये भी है, मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। यानी आपके लिए आपका धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म, मेरे लिए मेरा तरीका, आपके लिए आपका तरीका। तो ये चीजों के आधार पे जो इस्लाम में मानवता के मूल्य हैं वो भी उनके ऊपर कम्युनिकेट करना जरूरी है। और यूनाइटेड नेशंस के आज दुनिया का जो तरीका है, ये दुनिया के तरीके को उन तक ले जाना जरूरी है। अब उसके लिए शुरू में तो डायलॉग, तालिबान से ग्लोबल डायलॉग, तालिबान जी से खास तौर से उस डायलॉग में महिला प्रतिनिधियों, जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं दुनिया भर की, दुनिया में से 10-15 चुनी हुई महिलाएं हों, पुरुष हों, जो तालिबान के साथ जाकर उनको अपील करें कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों पे आइए, आप महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने दीजिए। अब देखिए, ये वही एरिया है जहां मलाला नाम की लड़की तालिबान की गोली खाती है। क्यों जी खाती है? क्योंकि वो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती है। तो हमें ऐसी जी सकारात्मक बातों को पकड़कर, बिना किसी धर्म की आलोचना किए, हम धर्म की आलोचना नहीं करना चाहते। इफ एट ऑल, धर्म के जो सकारात्मक मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम स्वीकार करके, समझ के, विकसित करके ले जाकर एक मानवता के रास्ते के आधार पे लोगों को लाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतना आसान नहीं है। जी। जी। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर, कि अभी ये माहौल में कुछ अपने भारत के भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, और उस अभी ऐसे सिचुएशन में भारत पर क्या असर होगा, और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पे कुछ असर होगा क्या इसका, ये मैं पूछना चाहता हूँ देखिए, ये थोड़ा डिप्लोमेटिक मामला जो है, उसमें एक तरफ तो इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को गुलामी से मुक्ति मिल गई है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पर सर। जी मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से संबंध हमारे अभी उतने खराब नहीं हैं। और खास तौर से चाइना, रशिया, ये जो दो दो देश हैं जो अभी तालिबान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी जी काबुल में 3 एम्बेसी काम कर रही हैं, 3 एम्बेसी काम कर रही हैं, पाकिस्तान, चीन और रशिया। तो इनके साथ एक डायलॉग करके भारत के इंटरेस्ट को बचाने का उन्होंने वैसे डिक्लेयर तो किया है कि हम दूसरों के जो हित संबंध हैं उसको नुकसान नहीं करेंगे। हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इंडिया के लोग जी। वहाँ हैं। एम्बेसी के लोग तो अभी आ गए हैं, पर और भी भारतीय मूल के निवासी हो सकते हैं, उनको भी वापस लाना। और भारतीय इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में पहले कुछ कोलैबोरेशंस हुए थे, वो कोलैबोरेशंस को हम आगे तक ले जाने की का वादा करें। और उनसे भी उनको भी एक फ्रीडम दें कि भाई हम आपकी मदद के लिए हैं और आप सही रास्ते पर चलिए। तो हमारे इंटरेस्ट, हम वहाँ भारत अपने इंटरेस्ट को वहाँ संभाल सकेगा, ऐसे मुझे लगता है। जैसे आपने कहा कि अभी वो भी थोड़े मैच्योर हो गए होंगे, तो इतना हर एक देश से दुश्मनी मोल लेने का उनका वो नहीं अफोर्ड कर सकते। और आपको पता है, इस क्षेत्र में भारत भी एक महाशक्ति है। भारत भी एक महाशक्ति है। ये तो कोई भी जी हिसाब में रखेगा कि भारत का इतना विरोध करना ये उचित नहीं है। और उसके आधार पे हम्म वो एक सही चीज को भी आगे ले चलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं केवल आशावादी हूँ कि अगर हम जी सही से उनको हैंडल किए तो अपने भारत के इंटरेस्ट को हम वहाँ बचा सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही अलग अलग मुद्दे को लेकर आज की बात रखी आपने, और जो भी हमारे व्यूवर्स थे उनको ये समझ में आया होगा कि वहाँ का लोकतांत्रिक मूल्य कितने खतरे में है, था, और उसका इतिहास भी क्या क्या रहा है। लेकिन हम आज के तारीख में एक सकारात्मक आशा
आशावाद रख सकते हैं कि आगे चलकर इंटरनेशनल प्रेशर और थोड़ा सा बदलाव अगर आए और वहाँ का लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो डेवलप हो सके और जो द्वेष भावना है, धार्मिक कट्टरता है, वो कहाँ पे कम हो जाए, खत्म हो जाए और वहाँ के जो सिविल है, उनको एक जीने का और मानवतावादी जीवन जीने का उनको अधिकार मिले। इस प्रकार का एक आशावाद लेते हुए आज का हम जो सेशन है यहाँ पे रुकते हैं। व्यूअर्स को मैं विनंती करना चाहूँगा कि आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने हमारा जो यूट्यूब चैनल है जनफोरम का, वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, जो कि हम ऐसे अलग-अलग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लोगों के सामने लेकर आते हैं, जो आपको उसके बारे में पहले नोटिफ़िकेशन मिलेगा। सर बहुत ही बिज़ी रहते हैं, उनके समय में हमारा अपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का सेशन में आपने बहुत ही अच्छा जो विवेचन किया है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच। यहाँ का सेशन यहीं पे खत्म होता है। इस प्रकार से मैं अनाउंस करता आपका हूँ। भी धन्यवाद। थैंक्स। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस।